हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी राजपूताना इतिहास की असली कहानियां। 647 ईस्वी की बात है। हर्षवर्धन भारत का महान सम्राट, जिनकी तलवार से उत्तर भारत एक राष्ट्र के रूप में बंधा था, उनकी मौत होते ही उनके साथ ही एक पूरा युग खत्म हो गया। गुप्त काल के बाद जो एकता थी, जो शक्ति थी, जो दिल्ली से लेकर काशी तक एक ही सत्ता की गूंज सुनाई देती थी, वह सब खत्म हो गई। उत्तर भारत में तूफान आ गया। एक के बाद एक छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। हर इलाके में नए राजा, नए सपने। कौन होगा अगला शासक? कौन बनेगा सबसे ताकतवर? कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा? ये सवाल, ये लालसा, इन सब से पैदा हुई एक नई जाति, एक नई शक्ति, और यही थे राजपूत। इतिहासकार इसी समय को राजपूत काल कहते हैं। 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब तक मोहम्मद गौरी के गुलामों ने दिल्ली पर अधिकार नहीं कर लिया। करीब 550 साल का यह काल मध्यकालीन भारत का सबसे रंगीन और सबसे गौरवशाली दौर था। लेकिन एक सवाल, राजपूत शब्द कहां से आया? 7वीं शताब्दी की पुस्तकों में झांकें तो आपको यह शब्द मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह शब्द कोई नया नहीं था। यह तो संस्कृत के राजपुत्र शब्द का एक विकसित रूप था। महान अर्थशास्त्री चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, उनके अर्थशास्त्र में इस शब्द का व्यापक प्रयोग है। कवि कालिदास के नाटकों में, आर्षि बाण भट्ट के महान साहित्यिक कृतियों हर्षचरित और कादंबरी में राजपुत्र शब्द का मतलब था सामंत, राजा के दरबार में वह शक्तिशाली व्यक्ति जो राजा के प्रमुख इलाकों को संभालता था। लेकिन तब यह सिर्फ एक शब्द था, एक पद था। अभी यह जाति नहीं बना था। ह्वेनसांग, जो चीन का महान यात्री था और हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने अपनी किताब सीयूकी में भारत के राजाओं के बारे में लिखा। और यहां एक बेहद दिलचस्प बात है, वह कभी उन्हें क्षत्रिय कहता है, कभी राजपूत कहता है। यानी दोनों शब्द एक साथ चल रहे थे। मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारत के सभी शासक, चाहे वह उत्तर के हों या दक्षिण के, सब अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। यह एक जाति थी, एक वर्ण था। लेकिन धीरे धीरे बदलते समय के साथ यह शब्द बदल गया और राजपूत बन गया। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओंझा ने इस पर विस्तार से लिखा है। वह कहते हैं कि राजपूत शब्द कोई नई बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत व्यापक प्रयोग है। यह शब्द सदियों से हमारे यहां मौजूद थी। हां, लेकिन एक जाति के रूप में इसका विकास 8वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इतिहास के सबसे बड़े विद्वानों को भी असमंजस में डाल देती है। क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति, उनका मूल, उनका असली वंश, यह सब आज भी एक बड़ा सवाल है। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई कहता है वह अग्नि से पैदा हुए, कोई कहता है वह ब्राह्मण थे, कोई कहता है वह विदेशी थे। आइए इन सभी सिद्धांतों की गहराई से जानते हैं। हर एक सिद्धांत के पीछे का तर्क, साक्ष्य और विरोध सब कुछ समझते हैं। पहला सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। बहुत पहले की बात है। राजस्थान के माउंट आबू पर एक बेहद पवित्र जगह पर महान आर्षि विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य तपस्वी संत धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। पवित्र अग्नि जल रही थी, यज्ञ हो रहा था। लेकिन तभी दानव और दैत्य आते हैं और यज्ञ में मांस फेंकते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, पवित्र यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। आशी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये दानव नहीं मानते, ये नरसंहार करते हैं, यज्ञ को बार बार अपवित्र करते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या की शक्ति से यज्ञ की अग्नि को आमंत्रण दिया। उन्होंने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया और फिर अग्नि की लपटों से पहली शक्ति प्रकट हुई। एक योद्धा, शक्तिशाली और तलवार लिए, यह था प्रतिहार। फिर दूसरी लपट से दूसरा योद्धा निकला और भी शक्तिशाली, यह था परमार। और तीसरी अग्नि से तीसरा योद्धा, यह था चालुक्य। तीनों ने मिलकर उन दानवों को मारना शुरू किया। लड़ाई हुई, लेकिन पूरी तरह जीत नहीं हुई। दानव अभी भी बचे थे। तब आशी वशिष्ठ ने एक आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति के साथ यज्ञ किया और इस बार अग्नि से एक ऐसा योद्धा निकला जो सबसे अलग था, सबसे अधिक शक्तिशाली। इसका नाम था चाहमान, यानी चौहान।
इस चौहान योद्धा ने आशापुरा माता को अपनी कुलदेवी मानकर और फिर उसने अकेले ही सभी दानवों का संहार कर दिया। यज्ञ सफल हुआ, धर्म की जीत हुई। इस कहानी को चंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में विस्तार से वर्णित किया है। चंद पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक महान कवि थे और उन्होंने इसी अग्निकुंड की कहानी को आधार बनाकर राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल्ल मिश्रण राजस्थान के महान इतिहासकार, उन्होंने भी इस अग्निकुंड सिद्धांत को माना और समर्थन किया। लेकिन क्या यह सच है? क्या राजपूत सच में अग्नि से पैदा हुए? यहां एक सवाल खड़ा हो जाता है। जब आप 6वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथ को ध्यान से देखते हो तो सच्चाई उजागर होती है। प्रतिहार, परमार और चौहान, ये तीनों राजवंश उनके शिलालेखों में दरअसल सूर्यवंशी कहलाते हैं। उनकी वंशावलियों में, उनके ग्रंथों में सब जगह लिखा है कि वह सूर्यवंशी हैं और चालुक्य, यह राजवंश चंद्रवंशी है। तो फिर अग्निकुंड की कहानी का क्या मतलब है? कई विद्वानों ने इस अग्निकुंड की कथा के अंतर्निहित अर्थ को समझने की कोशिश की है और जो निष्कर्ष निकाला है वह भी बेहद दिलचस्प है। अग्नि का मतलब शुद्धिकरण है, पवित्रता है। शायद जो हुआ यह था कि कुछ प्राचीन क्षत्रिय जो बौद्ध धर्म अपना चुके थे, जो अपनी पुरानी परंपरा भूल गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया गया। यज्ञ के जरिए उनकी शुद्धि की गई। या फिर आदिवासी जनजातियां, भील, मीणा और अन्य शक्तिशाली कबीले जो लड़ाके थे, उन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया। उनको समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिया गया। या फिर विदेशी आक्रमणकारी शक, हूण, यूची जैसी जातियां जो भारत आ गईं, जो यहां की संस्कृति को अपना चुकीं, उन्हें भी अग्नि संस्कार के जरिए क्षत्रिय बनाया गया। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस बात को साफ शब्दों में खारिज किया है। वह कहते हैं, जो विद्वान पृथ्वीराज रासो का सहारा लेकर इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशीय मानते हैं, वह अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं। यह कोई ऐतिहासिक सच नहीं है, यह केवल काव्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा कि अग्निकुंड की यह कथा केवल एक काल्पनिक और काव्यात्मक कहानी है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इसे सिर्फ एक पौराणिक मिथ माना, न कि कोई वास्तविक घटना। लेकिन इसके विरोध के बाद भी एक सच्चाई निकलती है कि चाहे कहानी सच हो या न हो, इसका कुछ सामाजिक अर्थ जरूर है। इसमें कुछ ऐतिहासिक संदर्भ जरूर छिपा है। दूसरा सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। क्या राजपूत असल में ब्राह्मण थे? डॉक्टर भंडारकर एक महान इतिहासकार थे और उन्होंने एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से राजपूतों की उत्पत्ति को देखा। डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि गुहिल राजपूत दरअसल नागर ब्राह्मणों से संबंधित हैं। उनका साक्ष्य है पत्थर पर खुदे हुए शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख को देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि वासुदेव चौहान के एक उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर भंडारकर ने राजशेखर ब्राह्मण का उदाहरण दिया। राजशेखर एक ब्राह्मण था और उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ। अवंती सुंदरी एक राजकुमारी थी। इसी विवाह से चौहान वंश की शुरुआत हुई। मंडोर शिलालेख जो जोधपुर में पाया गया, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें लिखा है कि प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी भद्रा की संतान थे। आबू पर्वत के प्रतिहारों के बारे में भी ग्रंथों में लिखा है कि वह महर्षि वशिष्ठ की संतान थे। पिंगल सूत्र नामक एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक अन्य विद्वान, उन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण गुहेदत्त के वंश का बताया। उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि महान मेवाड़ी राजा महाराणा कुंभा, जो 15वीं शताब्दी का एक महान शासक था, उसने स्वयं अपनी पुस्तक गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत या गुहिल राजपूत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। लेकिन डॉक्टर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस पूरे ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि शिलालेखों में केवल सम्मान के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया हो सकता है, या फिर किसी राजपूत राजा ने अपनी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए खुद को ब्राह्मण मूल का बताया हो सकता है। लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर भंडारकर स्वयं भी एक अलग थ्योरी में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति विदेशी भी हो सकती है,
विशेषकर गुर्जर। उन्होंने कहा कि राजपूत दरअसल गुर्जरों की संतान हैं, जो हूणों के साथ भारत आए और मध्य एवं पश्चिमी भारत में बस गए। तीसरा सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति। क्या राजपूत वास्तव में भारत से नहीं हैं? कर्नल जेम्स टॉड का नाम राजस्थान के इतिहास में किसी को भी परिचित होगा। वह ब्रिटिश इतिहासकार थे। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति, राजाओं और सामाजिक व्यवस्था पर विस्तार से शोध किया। लेकिन कर्नल टॉड के विचार बेहद विवादास्पद थे। कर्नल टॉड ने साफ साफ कहा, राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। और सिर्फ यह नहीं, उन्होंने अपने तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि राजपूतों के रीति रिवाज और परंपराएं शक, सीथियन और हूणों से मिलती जुलती हैं। क्या क्या मिलता है? अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा। तो कर्नल टॉड के तर्क से इन सभी समानताओं के कारण राजपूत और शक या सीथियन एक ही जाति के होने चाहिए। लेकिन कर्नल टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को भी माना, लेकिन अलग तरीके से। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा कि लगभग 6वीं शताब्दी में ये विदेशी जातियां भारत में आईं। हूण आए, शक आए, सीथियन आए। ये लोग भारत के साम्राज्यों को जीते और शासन किया। लेकिन धीरे धीरे वो लोग यहाँ के समाज में घुलने मिलने लगे। भारतीय ब्राह्मणों और अन्य जातियों ने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया, और इस स्वीकृति का तरीका था अग्नि संस्कार, यानी इन विदेशी योद्धाओं को पवित्र यज्ञ के जरिए भारत की जाति व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर दिया गया, और यही राजपूत बन गए। एक अन्य विदेशी इतिहासकार विनय स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा, राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। यह अचानक प्रकटीकरण इस बात का प्रमाण है कि वह किसी अलग जगह से आई थीं। और स्मिथ के अनुसार राजपूत हूणों की संतान है। हूण मध्य एशिया से आए थे और भारत आकर उन्होंने यहां शासन किया। धीरे धीरे स्थानीय जातियों के साथ मिल बैठकर वह भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गए, और यही बने राजपूत। एक अन्य विद्वान कनिंघम ने एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह 978 ईस्वी के एक ताम्रपत्र को आधार बनाते हैं। इस ताम्रपत्र का नाम था ब्रोच गुर्जर। इस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने कहा कि राजपूत यूची जाति के वंशज हैं, और यूची दरअसल कुषाण से संबंधित थे। तो कनिंघम के अनुसार राजपूत का संबंध कुषाण साम्राज्य से है। लेकिन डॉक्टर ओझा ने कर्नल टॉड के इस पूरे विदेशी सिद्धांत को बेहद कड़े शब्दों में खारिज किया है। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि केवल कुछ रीति रिवाजों की समानता के आधार पर किसी को विदेशी नहीं कहा जा सकता। अश्व पूजा, अस्त्र पूजा तो प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की भी परंपरा थी, इसलिए यह कोई विदेशी उत्पत्ति का प्रमाण नहीं है। डॉक्टर ओझा का तर्क है कि भारत की प्राचीन संस्कृति में ही ये सब कुछ मौजूद था। तलवार की पूजा, घोड़े की पूजा, युद्ध कौशल, यह सब भारतीय क्षत्रिय संस्कृति का हिस्सा था। चौथा सिद्धांत, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब एक बिल्कुल अलग सिद्धांत सामने आता है। यह सिद्धांत न केवल ऐतिहासिक है बल्कि पौराणिक और आध्यात्मिक भी है। अग्निपुराण के अनुसार राजपूत कृष्ण जो चंद्रवंशी थे तथा राम जो सूर्यवंशी थे, उनके वंशज हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों बताया। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और अपने शोध से समर्थन किया। और यह सिद्धांत केवल पुरानी कहानी नहीं है, इसके ठोस साक्ष्य भी हैं। हर्षनाथ शिलालेख जो सीकर में पाया गया में स्पष्ट लिखा है कि चौहान राजपूत सूर्यवंशी हैं। आबू पर्वत शिलालेख जो 1285 ईस्वी का है में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। भाटों के अनुसार राठौड़ राजपूत सूर्यवंशी हैं। यादव, भाटी और चंद्रावती के चौहान चंद्रवंशी हैं। नयन चंद्र सूर्य के ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में उन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी कहा है, और यह ग्रंथ 14वीं-15वीं शताब्दी का है। यह सिद्धांत राजपूतों को एक दैवीय और महाकाव्यीय पहचान देता है। पांचवा सिद्धांत, वैदिक आर्यों की संतान, शुद्ध भारतीय मूल। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने एक सीधा और स्पष्ट मत रखा। वह कहते हैं कि राजपूत भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान है। कोई विदेशी उत्पत्ति नहीं, कोई ब्राह्मण का रूपांतरण नहीं, बस प्राचीन भारतीय क्षत्रिय जो हजारों साल से यहां हैं। उनके तर्क हैं। पहला तर्क,
राजपूत अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन यह भी प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की परंपरा थी। महाभारत में भी वर्णित है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। दूसरा तर्क, वह यज्ञ और बलि में विश्वास करते हैं। वेदों में भी यही विचार है, यह प्राचीन आर्य संस्कृति का हिस्सा है। तीसरा तर्क, राजपूतों का शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर, यह सब आर्य विशेषताएं हैं। इससे साबित होता है कि वह आर्य मूल के हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय, जिनमें राजपूत भी हैं, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ऋग्वेद कहता है कि क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे। यह भारतीय धार्मिक परंपरा का सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत शुद्ध भारतीय और शुद्ध क्षत्रिय हैं। कोई विदेशी रक्त नहीं, कोई मिश्रण नहीं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, मिश्रित मूल, सबसे मान्य सिद्धांत। अब तक हमने 5 अलग अलग सिद्धांत देखे, एक से एक अलग। तो सच कौन सा है? यहीं पर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय एक बेहद व्यावहारिक और तार्किक सिद्धांत लेकर आते हैं, और यह सिद्धांत आज के लगभग सभी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। चट्टोपाध्याय कहते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसी एक निश्चित मत का प्रतिपादन करना कठिन है। संभवतः अलग अलग राजपूत वंशों की उत्पत्ति अलग अलग स्रोतों से हुई है, यानी सभी सिद्धांत कुछ हद तक सही हैं, लेकिन सबके लिए सही नहीं। संभवतः कुछ राजपूत वंश वास्तव में ब्राह्मण मूल के थे। वह प्राचीन समय में उच्च जाति से आए, लेकिन बाद में योद्धा बन गए। शायद गुहिल ऐसे ही थे। कुछ राजपूत वंश प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के वंशज थे, जो हजारों साल से भारत में हैं, जो महाभारत के समय से ही योद्धा रहे हैं। शायद यादव ऐसे ही थे। कुछ राजपूत वंश विदेशी आक्रमणकारियों से आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, लेकिन वह भारत आकर स्थानीय संस्कृति को अपना चुके, धर्म अपना चुके, और अंत में भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गए। सब कुछ एक साथ मिलकर राजपूत बन गए। यही सबसे तार्किक और सबसे व्यावहारिक समझ है, क्योंकि जब आप अलग अलग राजपूत वंशों को देखते हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल, राठौड़, कछवाहा, सबकी परंपरा अलग है, सबके पूर्वजों की कहानी अलग है, सबके वंशों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी हैं। तो एक ही सिद्धांत सब पर कैसे लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। और यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। यह एक समावेशी सिद्धांत है। यह सभी को स्थान देता है, सभी के साक्ष्य को मान्यता देता है। डॉक्टर कानूनगो का अंतिम विचार, अब तक के सारे विवाद को, सारे सिद्धांतों को, सारे विरोधाभासों को डॉक्टर कानूनगो ने अपने शब्दों में इस तरह समेटा है कि विवाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। डॉक्टर कानूनगो कहते हैं, अग्निकुंड की कहानी इस वैज्ञानिक युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। हो सकता है अग्नि सिर्फ एक प्रतीक हो सकता है सूर्य चंद्र केवल काव्य हो, लेकिन राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। देखिए, यहां एक गहरी बात कही गई है। चाहे कहानी कितनी भी पुरानी हो, चाहे उत्पत्ति कितनी भी रहस्यमयी हो, एक बड़ी सच्चाई यह है कि राजपूतों ने भारतीय इतिहास में गहरा योगदान दिया। उन्होंने क्षत्रिय धर्म की परंपराओं को जीवित रखा। जब इस्लामी आक्रमणकारियों का हमला हुआ तो राजपूतों ने हथियार उठाए, उन्होंने बलिदान दी, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, लेकिन भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा की। और यही है राजपूतों की उत्पत्ति की असली कहानी, जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमें प्रेरित करती है। यही है इतिहास का असली आकर्षण, और यही है राजपूतों का असली गौरव। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे सही लगा।